बताऊं कपिल जी के बारे में, इनकी सोच इतनी ज्यादा बड़ी है कि ही wants to become chief minister and he will become the chief minister in the upcoming years. So hello everyone, welcome to Bad Youth Media and once again इस बार यूथ के साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े। सो वेलकम कपिल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सार्थक भाई। एंड आप जो यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और एंटरप्रेन्योर के लिए जो आप कर रहे हैं, रियली वेरी अप्रिशिएटेड दैट। थैंक यू। और आप इसी तरह से इन सब को मोटिवेट करते रहिए। कुछ नए लोग जो नई स्टोरीज हैं वो लाते रहिए। और हम सब आपके सपोर्ट में हमेशा आपको साथ देंगे। थैंक यू सो मच कपिल जी। बताऊं कपिल जी के बारे में, इनकी सोच इतनी ज्यादा बड़ी है कि ही wants to become chief minister and he will become the chief minister in the upcoming years. जी, तो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा, मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आप ये जो टाइटल है पॉलिटिकल एनालिस्ट, इसके बारे में मुझे सच में ज्यादा कुछ नहीं पता है और शायद हमारी जनता को भी नहीं पता है। तो पॉलिटिकल एनालिस्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे एनालिस्ट मतलब थोड़ा सा टेक्निकल लगता है ये चीज सुनने में। पॉलिटिकल एनालिस्ट जो होते हैं उनका रोल ये, मतलब राजनीतिक विशेषज्ञ जो कि काफी, आप शायद टीवी मीडिया डिबेट्स में देखेंगे तो राजनीतिक विशेषज्ञ जो आते हैं, अपनी जो भी विचार रहते हैं, राजनीतिक विचार जो रहते हैं, या राजनीति क्या कहती है, ठीक है, राजनीति रणनीति, स्ट्रैटेजी। विषयों पे। हाँ, राजनीति जो है विषयों पे क्या कहती है, अलग अलग विषय होते हैं, अलग अलग विषयों पे वो राजनीतिक विषय पे वो क्या कहती है। तो एज एन पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है वो एनालिटिकल पोजीशन बिल्कुल है कि वो, मतलब हर चीज का एक एनालिस्ट, जैसे पॉलिसी एडवाइजरी काम करती है कि भाई कोई नई पॉलिसी अगर लानी है तो वो उसके पीछे के क्या रीजंस होंगे, ठीक है, वो जब रोड मैप पे आएगी तो किसको फायदा होगा, क्या नुकसान, अगर नुकसान है तो क्या है, ठीक है, अभी किनको उसकी जरूरत है। तो ये सब आती है पॉलिसी में, आती है पॉलिसी एडवाइजरी में, आती है। पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है वो रणनीति के ऊपर बात करते हैं कि भाई आपकी जो भी रणनीति है या जो भी सरकार अभी जो भी काम कर रही है, कई बार कटाश भी करते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विशेषज्ञ जो होते हैं वो राजनीति के अंदर अपनी कटाश भी करते हैं कि भैया ये जो काम है वो सही तरह से नहीं हो रहा है। सरकार जो है ये इन पॉलिसी के अंदर जो पॉलिसी आई है वो सही तरह से नहीं रोड मैप हो रही है, ठीक है, या अधिकारी अपने, जो अधिकारी वर्ग है वो अपना काम सही तरह से नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी एनालिसिस होती है राजनीति के अंदर, कि मतलब इलेक्शन स्ट्रेटेजी भी होती है कि भाई इलेक्शन लड़े गए तो उसमें अगर एक पार्टी जीती है तो उसके जीतने के कारण क्या क्या हैं, एक पार्टी हारी है तो उसके हारने के कारण क्या क्या हैं। कई जगहों पे कई कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आजकल कई सारी पार्टियां खुद पॉलिटिकल एनालिस्ट को हायर करती हैं कि भाई आप हमारे यहाँ पे जो रणनीति बनाइए कि भाई हमें इलेक्शन लड़ना है तो हम किस तरह से आगे रणनीतिक तौर पे हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी दीजिए। तो स्ट्रेटेजी भी देते हैं जो एनालिस्ट होते हैं वो अपनी अपनी एनालिस्ट के ऊपर से, कि सामने आप किस जगह पे अच्छे जा रहे हो, किन पॉइंट्स पे आप, मतलब आपको नेगेटिव हो रहा है, जनता क्या चाहती है मेनली, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये थोड़ा होता है राजनीतिक विशेषज्ञ, उस चीज का विश्लेषक विश्लेषक व्यक्ति जो होता है उसको एनालिस्ट कहते हैं। और पॉलिटिकल विषय है तो पॉलिटिक्स का जो एनालिस्ट होता है, गवर्नमेंट बेसिकली कि सरकार की क्या भी स्ट्रेटजी बना रही है, क्या उनके फ्यूचर प्लान है और पास्ट उनके बिहेवियर से अभी का ट्रेंड हम पहचाने, कुछ इस तरीके का काम है बेसिकली। जी बिल्कुल। ये जो मेनली सरकार, देखो पॉलिटिक्स में दो दो पक्ष होते हैं, एक होता है सत्ता पक्ष, दूसरा होता है विपक्ष, ठीक है। तो और विपक्ष में आप सिर्फ ये एक पार्टी को नहीं ले सकते, कई पार्टीज होती है विपक्ष, यानी बहुत सारी पार्टीज होती हैं। सत्ता में भी कई गठबंधन सरकार होती है, एक ही सरकार नहीं होती, एक ही पार्टी नहीं होती, वहां पे भी कई सारी पार्टीज एक साथ में अलाइन होके फिर गवर्नमेंट बनाती है। तो सत्ता और विपक्ष में भी कई सारी पार्टी होती है। और एक और चीज होती है इंडिपेंडेंट लोग, जो इंडिपेंडेंट एमएलए बनते हैं या एमपी बनते हैं। तो यहीं पे वही बात आती है कि उन लोगों को दोनों पक्षों को देख के अपना जो एनालिसिस है कि भाई सटीक जो चीज होती है कि कहीं ना कहीं सच्चाई के पास, कि आप सच्चाई से भटके नहीं, कि ये सच्चाई तो ये है, उस सच्चाई के पास, जनता की सच्चाई के पास
रहना, ये बेसिकली होता है राजनीतिक के अंदर। तो राजनीति के कई सारे अध्यापक, ये मेनली पॉलिटिकल लोग होते हैं, मतलब पॉलिटिकल स्टडी लोग होते हैं जिन्होंने पॉलिटिकल स्टडी की होती है, संविधान की पढ़ाई की होती है, ठीक है। तो वैसे लोग होते हैं या जिन्होंने बहुत पास से राजनीति को देखा होता है। किसी बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो कहीं किसी के किसी चैनल के अंदर न्यूज़पेपर में एज एन पॉलिटिकल उनका बीट रहा है, मतलब वो पॉलिटिकल के जर्नलिस्ट रहे हैं, रिपोर्टर रहे हैं। तो वो लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे आजकल, क्योंकि उनका रिटायरमेंट टाइम होता है, तो वो पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे अपना जो सेवाएं हैं वो दे रहे हैं राष्ट्र को, और काफी अच्छे उनके सुझाव रहते हैं। वो एकदम सटीक तौर पे बताते हैं। मैं एक जर्नलिस्ट भी रह चुका हूँ, मैंने कुछ चैनल्स में, इंडिया न्यूज़ में भी मैंने वर्क किया, और कुछ चैनल्स में मैंने इस तरह से शुरुआती दायके में काम किया है। और अभी भी मेरा जो लास्ट एक पॉलिटिकल पार्टी में मेरा एज एन मीडिया डिपार्टमेंट में, जो स्टेट का मीडिया डिपार्टमेंट था, उसमें मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे मेरा वर्क रहा, जिसमें मेरी यही काम थी, पॉलिसी पे वर्क करना रहता है, स्ट्रेटेजी वाली वर्क रहते हैं, स्ट्रेटेजिक वर्क रहते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में कहना रहता है, ठीक है। उसके जो पॉइंट्स होते हैं, पार्टी मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अगर रूल में है तो क्या कर रही है। अगर आप विपक्ष में होते हैं तो विपक्ष के लोग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं वो ये करते हैं कि सामने सत्ता पक्ष क्या सही नहीं कर रहा, ठीक है, विपक्ष के लोग ये करते हैं। तो उसके लिए कुछ एनालिस्ट उनके पास में होते हैं, कई लोगों के पास में होते हैं इस तरह के। तो ये मेनली पार्टी के अंदर के लोग होते हैं जो पार्टी के लिए इस तरह की स्ट्रेटेजी, और जैसे कि उसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर अभी मैं आपको और आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनको दूं, तो आप प्रशांत किशोर को मान सकते हो। प्रशांत किशोर जो हमारे जो बिहार से हैं, तो प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे उन्होंने अपनी सेवाएं बहुत जगह पे दी हैं। तो प्रशांत किशोर की तरह ही लोग होते हैं जो अपना इस तरह की स्ट्रेटेजिक चीजें या स्ट्रेटेजिक बातें कई बार मीडिया डिबेट्स में भी करते हैं और कई बार किसी पार्टी के लिए भी करते हैं। तो ये होता है मेनली। सो कपिल जी, क्योंकि पॉडकास्ट में हमें शॉर्ट रखना है, सो अब पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। इसके लिए हमारे यूजर कब से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि एक चीफ मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं, और आपकी क्या जर्नी है, कैसे स्टार्ट किया, और आप किस तरीके से एक सीएम बनने वाले। सीएम बनने, यस, सीएम का ये एक्चुअली विजन होता है हर व्यक्ति का कि जैसे अपने बचपन के अंदर व्यक्ति ने सोचा होता है कि मुझे अध्ययन के बाद में, पढ़ाई के बाद में, 10वीं 12वीं के बाद व्यक्ति सोचता है, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड होता है। 10th के बाद आर्ट्स लेना, कॉमर्स लेना, साइंस लेना, वो एक चीज होती है। उसके बाद में वो सेकंड स्ट्रेटेजी में आता है कि भाई अब साइंस तो ले लिया, कॉमर्स तो ले लिया, अब फील्ड कौन सी लेंगे। तो उसके बाद कॉलेज में वो फील्ड लेता है, और उसी के बाद में वो फील्ड लेने के बाद में, एजुकेशन के बाद वो उस फील्ड के अंदर जॉब करता है या फिर कुछ और एक्स्ट्रा जो भी चीजें होती हैं वो करता है। अब मेरा विजन जो मैंने आपको बताया कि मतलब कहीं ना कहीं सीएम वाला जो चीज मैंने आपको बताई कि चीफ मिनिस्टर का विजन लेके हम लोग, बिल्कुल मैं उस बात को जरा भी नकारूंगा नहीं कि चीफ मिनिस्टर का विजन है, और है, बिल्कुल है। क्योंकि आप जीवन में, कई लोग कहते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, कई लोग कहते हैं कि मुझे आईपीएस बनना है, ठीक है। अब मेरा स्टार्टिंग थोड़ी सी चीज अगर मैं बताऊं तो मैंने स्टार्टिंग में मेरा, मुझे याद है कि मैं 10th स्टैंडर्ड में था। उस स्टैंडर्ड में 150वीं जयंती थी स्वामी विवेकानंद जी की, और स्वामी विवेकानंद जी की उस समय जयंती थी। और हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर उस समय हुआ करते थे माननीय नरेंद्र मोदी, जो कि अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस समय, और अभी भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कई सारी एक्टिविटीज, अच्छी एक्टिविटीज करवाई थी वांचे गुजरात, यानी कि पढ़ाई के तौर पे। फिर रमे गुजरात, जो कि स्पोर्ट्स को, यूथ को स्पोर्ट में इन्वॉल्व करने के लिए, ये सारी कुछ एक्टिविटी थी जिसके अंदर मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्ट लिया था। और उसमें से एक एक्टिविटी जो थी मैंने क्योंकि उस समय स्टडी भी किया था ये सब चीजों को, तो मुझे इंटरेस्ट
पढ़ने में ज़्यादा था, पढ़ाई वाली चीज़ों में ज़्यादा था, लिखने में था और बोलने में था। इन 3 चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था। मैं अपनी स्कूल्स की कई सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था। तो मेरी स्कूल की ओर से मुझे रिप्रेज़ेंट किया गया, मतलब उस वक्तृत्व स्पर्धा में। तो वहाँ पे कई लोगों ने, मेरे एरिया के सारे ही स्कूल्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। मैं घाटलोडिया, उस समय रेंटल प्रॉपर्टी में हम लोग रहते थे। घाटलोडिया हमारा एरिया, जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय आनंदीबेन पटेल का वो विधानसभा क्षेत्र है। उस समय वहीं से वो विधानसभा लड़ती थी, माननीय आनंदीबेन पटेल। तो मैंने पार्टिसिपेट किया। मेरा लास्ट नंबर था, मित्तल भाई, मुझे आज भी याद है, मेरा लास्ट नंबर था और सारे लोग अपना अपना करके चले गए थे, मैं लास्ट था। और मैंने उस समय एकदम कैमरा मेरे सामने रखा गया था और वो सामने कैमरा था, मेरा पूरा रिकॉर्डिंग हुआ। मैंने, आज भी मुझे याद है, महिला सशक्तिकरण पे मेरा डिबेट, मैंने पूरा अपना वक्तव्य दिया था, जितना भी वो शायद था 5 या 6 पेज का था मेरा जो वक्तव्य था वो। और उसके बाद में ये चीज हुई कि मुझे मतलब वो आरएसएस का स्टेज था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्टेज था। और उसके बाद में मुझे 3 संघ के बड़े कार्यकर्ता, उसमें एक एडवोकेट थे, तो वो 3 कार्यकर्ता उस समय मेरे घर पधारे थे। उसके 2-3 दिन बाद तो घर पधारे, तो उन्होंने मुझे, मेरे माता पिता से बात किया कि कपिल जी, ये आपके विद्यार्थी, आपके बच्चे को इसमें जोड़िए और ये संघ की प्रवृत्तियों में इसको इन्वॉल्व करिए, क्योंकि इसका है उस तरह का कुछ, मतलब बोलने की तरीका, क्योंकि उन्होंने वीडियो देखा था वहाँ पे, सब लोगों ने देखा था। तो उस समय मैंने स्टार्ट, मतलब संघ की शाखाओं में जाना, उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया। और फिर मेरा कॉलेज टाइम शुरू हो गया, क्योंकि मैंने 10th के बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेने के बाद में मैंने कॉलेज में वर्क किया, जॉब, मतलब वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। और एडमिशन के बाद में मेरा जुड़ाव एबीवीपी से हुआ, विद्यार्थी परिषद से मेरा जुड़ा हुआ। विद्यार्थी परिषद में मैंने जो भी विद्यार्थियों के उस समय के प्रश्न रहते थे, उसके रिगार्डिंग जो चीजें होती थी, जीटीयू में वर्क किया, जीयू जो हमारी गुजरात यूनिवर्सिटी है उसमें, और गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो जीटीयू कहा जाता है। तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज में मेरे आना जाना, मेरे विद्यार्थियों को लेके रहता था। ठीक है, मैं दोनों जगह पे एकदम सामान्य कार्यकर्ता था, मैं कोई पोजीशन वाला कार्यकर्ता नहीं था। दोनों जगह पे मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था। और 3 साल बाद जब कॉलेज पूरी हुई, तो फिर मैंने जीयू में ज्यादा मैं एक्टिव रहा, और फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी थोड़ी शुरू की, और उसके साथ में मैंने बीए एक्सटर्नल किया और एमए एक्सटर्नल किया। ठीक है, तो उसके बीच में मैंने 2016 में मेरा इंजीनियरिंग पूरा किया, और 2016 के बाद 2017 से मैंने 19 तक, 17 से 19 मैंने लाइब्रेरी में जाके और घर पे भी मैंने यूपीएससी का थोड़ा बहुत सिलेबस पढ़ा, ये वो संविधान को पढ़ा। चीजें बहुत ज्यादा रोचक हुई, मुझे उन चीजों में इंटरेस्ट आने लगा। पॉलिटिक्स मेरा सब्जेक्ट पहले से ही बन चुका था, क्योंकि राजनीतिक तौर पे मैं कहीं ना कहीं एक्टिव हो चुका था। तो इस तरह की चीजें रही, पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट रहा और संविधान को पढ़ा। तो उसके बाद मैं मोटिव हो गया कि भैया अब मुझे पॉलिटिक्स ही करना है, पार्लियामेंट में ही जाना है। तो वो दिमाग में उसी समय से चलता आ रहा है, यूपीएससी पढ़ के जो सिलेबस पढ़ा तभी से ये चलता आ रहा है कि मुझे जो है पार्लियामेंट में ही बैठना है। क्योंकि जो पॉलिसी है, आप अगर चेंज लाना चाहते हैं तो आप पार्लियामेंट में बैठ के ही चेंज ला सकते हैं। क्योंकि आप अगर आईएएस बने, आप अगर आईपीएस बने, तो आपको उस पॉलिसी को जो है वो काम करना है, पर उस पॉलिसी पे काम करना है। ठीक है, क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सिविल सर्वेंट हैं। हाँ, तो जो बनाने का काम है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट का, जो पॉलिसी लाने का काम है, वो कहीं ना कहीं संसद में बैठे बिना नहीं हो सकता। ये चीज मुझे उस समय क्लियर हो चुकी थी, क्योंकि मैंने वो जो भी मेरे संवैधानिक चीजें पढ़ी थी। संविधान में 3 चीज सार्थक भाई कही गई है। 3 चीज में पहली चीज ये है कि अगर आप समझे, ये समझ अपनी समझ की बात है, मैंने जो समझा है, हु इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
जो लोग हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, वो जब अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो मताधिकार का उनको मताधिकार है, जो अधिकार है उनका, वो मताधिकार जब देते हैं तब एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जिसको एमपी या एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल पार्लियामेंट में बैठ के या असेंबली में बैठ के हमारे लिए, मतलब वो कहते हैं ना लाखों लोग तो एक साथ में पार्लियामेंट में बैठ नहीं सकते, तो वो लाख लोग में से एक व्यक्ति को चुना जाता है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। वो पार्लियामेंट में जाता है या असेंबली में जाता है और उनके लिए वर्क करता है, उनके बिहाफ पे वो वर्क करता है, ठीक है। तो जो उनके बिहाफ पे वर्क करने वाला व्यक्ति है उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और थर्ड जो कैटेगरी हमारे संविधान के द्वारा, मतलब यूपीएससी को यूपीएससी क्यों कहा गया है, क्योंकि वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। वहां पे सर्विस कमीशन लिखा हुआ है, वो सर्विस है। आप जो आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी है, वो सर्विस में आए हैं। वो किसकी सर्विस में आए हैं? लोक सेवा, यूनियन पब्लिक की सर्विस में आए हुए हैं। वो लोगों की सर्विस में, कि भाई आपका जो भी आपके और सरकार के बीच में जो भी पॉलिसी आई है, जो भी चीजें आई हैं, ठीक है, कलेक्टर को बैठाया गया है कि भाई जो भी अगर कोई मामलतदार, हमारे यहाँ कहते हैं तहसीलदार को बिठाया गया है कि भाई आप जो भी मकानी का, मतलब सिविल के जो भी की चीजें होती हैं, मतलब कोई घर बेचता है तो उसकी जो नामकरण ये वो चेंजेस होते हैं, तो वो चीजें वो संभालेगा, वो चीजें वो करवाएगा, ठीक है। कलेक्टर को बैठा हुआ है आज। हाँ, तो अलग अलग लेवल पे इस तरह के अधिकारी होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं सिविल सर्विस के द्वारा, कि भाई आप पब्लिक को मदद रूप हो, इसलिए पब्लिक की मदद के लिए हैं वो, ठीक है। तो पब्लिक की मदद के लिए किसे रखा गया है? एम्प्लॉय रखे गए हैं, जिनको टैक्सेस से, पब्लिक टैक्सेस से पेमेंट किया जाता है, ठीक है। तो पब्लिक की टैक्सेस से उनको जो है वो सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो ये होता है जो सर्विस में आते हैं, आईएएस आईपीएस जो भी होते हैं वो आते हैं इन सर्विस में, तो उनको तो जवाबदेही तो बनती है, इन दोनों लोगों की बनती है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी भी बनती है और जो सर्विस में आए उनकी भी बनती है। जब अगर जनता को कोई भी मुश्किल है, जनता को कोई भी परेशानी है, तो इन लोगों के पास जाए, इन लोगों से अपना जवाब मांगे, और अगर जवाब नहीं मिलता है वहां से, तो संविधान ये कहता है कि संविधान की संरक्षक जो है वो हमारी न्यायपालिका है। और इसीलिए हर व्यक्ति, आप इस ब्रॉडकास्ट को देखने वाला व्यक्ति भी और हर व्यक्ति जो हमें सुन रहा है, वो अगर उसको लगता है कि उसका जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं मतलब उसको अधिकार जो उसको दिया गया है, कि मतलब एक तो सबसे बड़ा चीज जो मित्तल भाई मैं आपके थ्रू कहना चाहूंगा, आने वाले टाइम में बहुत से स्टेट्स में इलेक्शन है, और भी इलेक्शन आएंगे, जो स्थानिक इलेक्शन होते हैं वो भी आएंगे, एमएलए के इलेक्शन भी आएंगे। तो उन इलेक्शन में लोग वोटिंग बहुत ज्यादा हमारा कम रहता है, तो वोट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा अधिकार है, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वोट करना हमारा सबसे बड़ा अधिकार है, जिसको हमें हमेशा ही करना चाहिए, क्योंकि जब आप वोट करते हैं तो आप अपने लिए एक चेंज चुनते हैं, ठीक है। तो आप और हमेशा कैंडिडेट को तो वोट करिए, जो भी आपका जहां पे भी जैसा भी आप कैंडिडेट चुनेंगे वो कैंडिडेट आपके लिए वर्क करने वाला है, ठीक है। 5 साल आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बच्चों की, अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे रहे हैं, तो ऐसा उस कैंडिडेट का चुनाव करिए, ठीक है, कि अच्छे से अच्छा कैंडिडेट आपको, जो भी आपको जितने भी आपके कैंडिडेट होते हैं उसमें एनालिस्ट के तौर पे आप करिए, और उसमें से एक अच्छा सा कैंडिडेट आप चुनिए। और अगर आपको लगता है, हमारे संविधान ने इंडिपेंडेंस को भी उतना ही महत्व दिया है, तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई अच्छा व्यक्ति है, और उसको आप पूछ करिए कि भाई तू हमारे लिए इलेक्शन लड़, ठीक है, तू इलेक्शन लड़, हम तुझे सपोर्ट करेंगे, और तू जीत और हमारे लिए वहां पे जाके काम कर। और जो भी गवर्नमेंट की जो भी चीजें हैं उनको अगर कोई अधिकारी नहीं कर रहा है तो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है वो, उसकी ये ताकत है कि अगर कोई जनता का नहीं सुन रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आता है, ठीक है, एमपी एमएलए वहां पे आता है, वो अधिकारियों को फटकार लगाता है कि क्यों आप जनता की नहीं सुन रहे हो। क्योंकि इसीलिए तो कहा गया है ना, हमारे बिहाफ पे वो एक बंदा, जो हजारों करोड़ों में एक बंदा हम चुनते हैं, एक बंदे को, एक व्यक्ति को चुनते हैं कि आप जाओ और हमारे बिहाफ पे ये चीजें करो। तो मतलब आप समझिए सार्थक भाई, ये संविधान ने कितनी बड़ी हमें ताकत दी है, ठीक है।
2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे हमारे भारत के संविधान को तैयार करने में, जिसमें 60 से ज्यादा देशों का संविधान पढ़ा गया था और 10 से ज्यादा देशों के संविधान से जो चीजें थी, जो अच्छी चीजें थी, तराशी हुई चीजें थी, ठीक है, वो तराशी हुई चीजें हमारे संविधान में लाई गई। मतलब संविधान, हमारा संविधान पूरी दुनिया में एकमात्र हमारा संविधान ऐसा होगा जो तराशा गया हीरा है, ठीक है, तराशा गया हीरा उसे मैं कहूंगा कि मतलब एक एक चीज हमारे जितने भी संविधान के जितने माननीय भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है, उन्होंने जो कार्य किए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके सदस्य रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे, मदन लाल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत रहे, आचार्य JB कृपलानी और शरद चंद्र बोस, ये चुनिंदा नाम थे जो उसके संविधान सभा के सदस्य थे। तो इन लोगों ने जो मेहनत की है, जिस स्ट्रक्चर को खड़ा किया, जो स्ट्रक्चर बनाया, इतना वैल्यूएबल चीज बनाई है हमारे लिए, तो ये सब हमारी लोकतंत्र उसी को कहते हैं ना कि लोगों के लिए। मुझे ये शब्द याद आता है अपने यहाँ के या अपने जो अब्राहम लिंकन थे, जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनका कहना था कि जो डेमोक्रेसी है वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल है, ठीक है। लोकतंत्र में हर चीज जो है वो लोगों को केंद्र में रख के उनके लिए की गई है चीज है, ठीक है। लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार उनके लिए वर्क करेगी, लोगों के द्वारा लोगों के लिए वो वर्क करेगी, फॉर द पीपल वो लोगों के लिए वर्क करेगी, टू द पीपल लोगों को केंद्र में रख के वो वर्क करेगी, ठीक है। और बाय द पीपल वो अपने मताधिकार, जो वोटिंग का राइट्स है, वो राइट्स के द्वारा चुनी हुई सरकार जो है या चुना हुआ प्रतिनिधि है वो वर्क करेगा। तो कपिल जी, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि फॉर एग्जांपल कि आपको एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, क्या चीज लाए गया, क्या शुरुआत करेंगे, क्या पहल लाए गया? देखिए, सबसे बड़ा सार्थक भाई, इसका जवाब देने से पहले मैं एक चीज जो मुझे लगी जो मेरा इतना पढ़ा, मेरा जो भी स्टडी रहा उसके बाद में, तो मुझे ये लगता है कि जो हमारे रिफॉर्म्स हुए बहुत सारे संविधान के बाद में भी हमें हमारे संविधान में बहुत सारे चेंजेस हुए, ठीक है। और संविधान को इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया। आज आप देखिए हमारे वैसे अगर देखा जाए बाकी सारी अमेरिका के अंदर क्या है, अमेरिका के अंदर वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो उस देश का जो सर्वोच्च पद होता है, राष्ट्रपति का पद जो होता है वो सर्वोच्च पद होता है। लेकिन हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। राष्ट्रपति जो है वो हमारे व्यक्ति के तौर पे, पद के तौर पे राष्ट्रपति सबसे बड़ा सम्मानीय पद है, ठीक है। बट जो पावर है वो सारी प्रधानमंत्री जी को दी गई है। क्यों? क्योंकि ही इज द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वो चुने गए हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जो होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे जब चुना जाता है तब जाके वो प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। तो इसलिए वो चुना हुआ प्रतिनिधि है। इसीलिए जो हमारा संविधान है उसने इस तरह के स्ट्रक्चर रखा कि राष्ट्रपति जो आधिकारिक पद है, सबसे बड़ा आधिकारिक पद है, राज्यपाल वो स्टेट का सबसे बड़ा आधिकारिक पद है, ठीक है। तो ये आधिकारिक पदों को जो है सत्ता तो दी गई, लेकिन उनको जो पावर ऑफ एक्टिंग है, मतलब जो पावर ऑफ एक्ट है, वर्किंग जो पावर है वो उनको कम दी गई, ठीक है। तो वर्किंग पावर किसके पास में हमेशा रही है? स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर के पास में रही है और नेशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास में रही है। तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारी यानी हर जगह पे ये चीजें होती आई है, ज्यादातर जगह पे। वैसे अधिकारी, मैं इनका ये भी कहूंगा कि चंद अधिकारी को छोड़ के बाकी अधिकारी बहुत अच्छे होते हैं। मेरे कई सारे अधिकारी मित्र भी हैं, IAS कैटेगरी के कई सारे अधिकारी मित्र हैं जिनका अच्छा बिहेवियर रहता है। बट जो निचले लेवल पे जो अधिकारी रहते हैं वो कहीं ना कहीं जो जनता को जितना हेल्पफुल होना चाहिए वो नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत जगह पे बहुत लोगों को समस्याएं ऐसी होती हैं कि अधिकारी जो है उनकी सुनते नहीं है, ठीक है, वो काम सही तरह से नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जिस लिए उनको चुना है, उनको वहां पे बिठाया है, जिस पद पे बिठाया है, वो पद का वो दुरुपयोग कई जगहों पे कर रहे हैं।
तो या फिर वो अगर जो लोगों को है, लोगों के जैसे कई जगहों पे हमने भ्रष्टाचार के किस्से बाहर मतलब दैनिक अखबारों में ये चलते आते हैं। तो ये इन सब चीज़ों के ऊपर रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो सिस्टम हमारे अंग्रेजी सिस्टम के अंदर हमारे पे अधिकारी राज करते थे, ठीक है? अंग्रेजी सिस्टम के अंदर हमारे पे अधिकारियों का राज था। वो अधिकारी थे जो हमारे यहाँ पे रूल कर रहे थे, अंग्रेज अधिकारी हमारे यहाँ पे शासन कर रहे थे, ठीक है? तो उनके वही स्ट्रक्चर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत चीज़ों में दिखा जाता है कि अधिकारी आज भी उसी तरह का बिहेवियर थोड़ा बहुत है, ठीक है? तो उसमें कहीं न कहीं अधिकारी शासन वाले में थोड़ा-सा मुझे रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत लगती है कि उस जगह पे कहा उनको हर समय ये याद रहना चाहिए कि मैं यहाँ पे पब्लिक की सर्विस में हूँ, यहाँ पे उनके फ़ायदे के लिए हूँ, ना कि उनको किसी तरह से प्रताड़ित या हैरान करने के लिए हूँ। उनको मुझे किसी भी तरह उनका काम करना पड़ेगा। प्रमोशन मिले तो इस बिहाफ़ पे मिले कि आपने पब्लिक के लिए कितना काम किया, ठीक है? और अगर वो सही से नहीं कर रहा है तो उसको ट्रांसफ़र मिले, ठीक है? और सस्पेंड भी किया जाए तो इस वजह से किया जाए कि उसने कहीं न कहीं जनता के लिए जो है वो सही तरह से काम नहीं किया है। तो इस बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर जब भी पार्लियामेंट में बैठने का मौका मिला तो सबसे पहले तो मैं इस बारे में अपना प्रश्न उठाऊँगा और प्रश्न करूँगा माननीय संसद में, और इस बारे में जो भी चीज़ें होती हैं राष्ट्रपति के समक्ष होती है, प्रधानमंत्री जी के समक्ष होती है, माननीय कैबिनेट के समक्ष होती है। तो ये चीज़ें मैं कहीं न कहीं करना चाहूँगा कि अधिकारी शासन जो है उस प्रणाली को रोका जाए, अधिकारी शासन प्रणाली को रोका जाए। हमारे यहाँ बोर्ड निगम क्यों बने गए? बोर्ड निगम इसलिए बनाए गए कि उन बोर्ड कॉर्पोरेशन के अंदर एक प्रतिनिधि जिसके अंदर आज आईएएस कैटेगरी के लोग बैठे हैं, अच्छी बात है, उनको बिठाया है, उनको नॉलेज होगी 20-25 साल की, लेकिन वहाँ वो पॉलिटिकल पोजीशन है। पॉलिटिकल पोजीशन जो भी बोर्ड कॉर्पोरेशन में चेयरमैन होते हैं, वो चेयरमैन की पोजीशन जो होती है, वो चेयरमैन की पोजीशन एक पॉलिटिकल पोजीशन है, और उस पॉलिटिकल पोजीशन पे पॉलिटिकल व्यक्ति को ही बिठाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति ही जनता की जो है चीज़ सुन पाएगा, समझ पाएगा, और अगर कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है सही, तो वो उस अधिकारी को कह पाएगा। मंत्रियों का भी यही काम होता है कि वो कहे, अधिकारी को सुनिश्चित करे कि जनता के लिए क्या सही चीज़ है। और अगर मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मैं जनता के पक्ष में ज़्यादा रहूँगा, ना कि मैं मतलब ये नहीं कहता मैं कि अधिकारी शासन के खिलाफ हूँ, ये भी नहीं कहता, लेकिन मैं ये चीज़ सुनिश्चित करूँगा कि जनता को कितना आसानी से चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, जो पॉलिसी हैं, जो हम लोग इतना डिक्लेयर करते हैं, कई सारी पॉलिसीज़ पुरानी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी की होंगी, नई गवर्नमेंट भी हर बार नई गवर्नमेंट आती है, नई पॉलिसीज़ आती है, लेकिन वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट कितना हुआ है, कितने लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो फ़ायदा मिलना चाहिए, हर व्यक्ति तक फ़ायदा मिलना चाहिए। हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना है कि मानवतावाद और अंत्योदय की उनकी भावना थी। अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक का उदय, ठीक है? आपकी जो भी पॉलिसी है वो अंत्योदय तक होनी चाहिए, अंतिम व्यक्ति को वो लाभ पहुँचना चाहिए। और जब आज से आप देखें सार्थक भाई, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले परिस्थिति ये थी हमारे देश की कि धर्म और जाति के अंदर हम कहीं न कहीं बँटे हुए थे, ठीक है? और उस समय हमारे यहाँ जो चीज़ें थी वो इतनी ज़्यादा मतलब जो आर्थिक चीज़ें थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। आर्थिक भेदभाव इतने नहीं थे, जितना धार्मिक और जातिगत भेदभाव थे। आज समय ये है कि आज 50 साल, 60 साल बाद समय ये आया है कि यहाँ धर्म और जातिगत भेदभाव कई हद तक मिट चुके हैं। धर्म और जातिगत भेदभाव कई हद तक मिट चुके हैं। वहाँ पे स्थान ले लिया है आर्थिक भेदभाव ने। आज जो है आर्थिक भेदभाव की शुरुआत हो चुकी है। आप कितना कमाते हो? व्यक्ति यही पूछता है, आप कितना कमाते हो? आप कितने आर्थिक रूप से सक्षम हो? ठीक है? तो हमें इस इकोनॉमिक सिस्टम पे जो है हर व्यक्ति तक ये इकोनॉमिक सिस्टम पहुँचे, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, ये सबसे बड़ी चीज़ है। चैलेंज भी यही है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर व्यक्ति के घर में आमदनी हो, ठीक है? 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, घर कैसे चलाएँगे? हर व्यक्ति के परिवार में ये समस्याएँ हैं, तो उन व्यक्ति तक वो रोजगार पहुँचे, हर घर में 1 या 2 एम्प्लॉयमेंट हो, ये सब चीज़ें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तब जाके आप आर्थिक सक्षमता अपने देश में जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला पाओगे। तो 2 चीज़ें जो मुझे लगती है, अगर मैं सीएम बनता हूँ या मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता हूँ, तो 2 चीज़ों पे मैं
हमेशा अपना पक्ष रखूंगा वो है एक आर्थिक सक्षमता पे, कि भाई हर व्यक्ति तक आर्थिक सक्षमता हो। और दूसरा है कि जो अधिकारी शासन व्यवस्था अगर कहीं पे दिखती है तो उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। और हर अधिकारी को ये पता होना चाहिए कि वो सिविल सर्विस में है, सिविल यानी कि पब्लिक सर्विस में है, वो पब्लिक यानी कि हर व्यक्ति तक अपनी जो भी गवर्नमेंट की चीजें हैं उनको पहुंचाए। और कहीं उनके साथ में किसी प्रकार का हैरानी हो रही है या उनके साथ में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या उनके साथ में कोई भी मिसबिहेव, वो कदापि सहन नहीं किया जाएगा। जनता कोई सेवा में है, जनता को उपयोगी होने के लिए आप हैं, ये थोड़ा सा मेरा विषय है जो मैं पहुंचाना चाहूंगा आपके माध्यम से, और जनता को इस बारे में अवगत करवाना चाहूंगा। और बिल्कुल मेरा गोल है, हर व्यक्ति मेरा गोल, मैंने बताने का कारण भी यही है कि मुझे सीएम बनना है। मैंने कई लोगों को बताया मुझे सीएम बनना है, उसका एक कारण मैं आपको साथ भाई बताता हूँ कि जीवन में हर व्यक्ति, जो भी युवा मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप हर व्यक्ति को अपना एक एम बनाना चाहिए। बाबा साहेब आम्बेडकर का एक शब्द है कि आपका जो आपका निशान है, मतलब आप कोई एम है, वो अगर चूक जा रहे हो तो अलग बात है, पर नीचा निशान मत बनाओ। मतलब कोई छोटा मत सोचो, सोचना है तो इतना बड़ा सोचो कि उसके लिए आपको नींद तक ना आए। ठीक है, वो कैसे करना, क्या करना, कैसे करना, उसकी प्लानिंग हमेशा आपके दिमाग में रहे। तो पॉलिटिक्स हमेशा 24/7 मेरे दिमाग में रहता है, ये चीजें, जनता की चीजें 24/7 मेरे दिमाग में रहती है। तो क्यों नहीं ऐसा विचार आ सकता है कि सीएम जो सर्वोच्च पद होता है, क्योंकि आप अगर सीएम या पीएम जैसे बड़े पद पे नहीं आते तब तक आप बड़े रिफॉर्म्स नहीं ला सकते, बड़े चेंजेस नहीं ला सकते, किसी भी स्टेट में अच्छा सुशासन आप नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि ये सर्वोच्च पद है। अगर आपको सुशासन लाना है, अच्छा व्यवस्था लानी है, एकदम रिफॉर्म्स लाने हैं, तो आप सीएम ही एक ऐसा पद है, सक्षम पद है, जिस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति बहुत सारी चीजें कर सकता है ना। तो सीएम बनना जरूरी पड़ता है उसके लिए, तो सीएम का इसीलिए विजन रखा है। और हर व्यक्ति, मेरा एक लक्ष्य है कि भाई अपने जैसे कई जुनूनी व्यक्तियों को मैं आगे करना चाहता हूँ, कि हर व्यक्ति का एक जुनून हो। ठीक है, मतलब मैं जिस रास्ते पे अकेला चल पड़ा हूँ, उस रास्ते में पता नहीं कामयाबी मिलेगी ना मिलेगी, लेकिन ये सुनिश्चित है कि अपने जैसे कई ऐसे तैयार करूंगा जो इस प्रकार का सोच रखे, है ना। तो अपने जैसे कई ऐसे पॉलिटिकल, और दूसरा एक और युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि हर युवा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। आपको आपकी एजुकेशन, ये पुस्तकें ही आपको जो है आगे ले जा पाएंगी, ये पुस्तकें ही समाज में चेंज ला पाएंगी। और दूसरी चीज क्या है कि अगर आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे, बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, तो यहाँ से आप कैम्ब्रिज और जो बड़ी लंदन की यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें जा पाएंगे। ठीक है, आज हम देखते हैं सार्थक भाई, कई आईआईटीएन जो होते हैं या आईआईएम वाले बच्चे होते हैं, या कई फॉरेन यूनिवर्सिटी से आए हुए बच्चे जो होते हैं, मैं आपको सार्थक भाई सही बता रहा हूँ, कई कई मिनिस्टर के साथ में, चीफ मिनिस्टर के साथ में उनको काम करने का मौका मिलता है, एडवाइजर के तौर पे वो नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, उनके ओएसडी बनते हैं, ऐसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए बच्चे। मतलब हिंदुस्तानी बच्चा है, उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, उसको स्कॉलरशिप पे लंदन यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, और वहां से पढ़ के आने के बाद उस व्यक्ति को एक सीएम का एडवाइजर के तौर पे नियुक्त किया जाता है। और वहां पे वो चीजें जो सीखता है, जो समझता है, वो चीजों से अगर वो पॉलिटिक्स में आता है, जो भी ये सुनने वाले बच्चे हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, वो किस तरह से अपना पॉलिटिकल जर्नी शुरू करे, तो इसी तरह आपका अध्ययन ही आपका एक वे हो सकता है। ठीक है, और अगर कोई पॉलिटिक्स चुनना चाहता है तो वो अपना जहाँ पे भी, एक तो विचारधारा होती है कि विचारधारा के साथ में वो आगे बढ़े, दूसरा होता है कि उसको अपना फ्यूचर देख के कि भाई इस पार्टी के अंदर मेरा क्या फ्यूचर है, क्या परिवारवाद तो नहीं है, क्योंकि कई पार्टीज में होता है परिवारवाद वाली समस्या होती है, तो वो तो नहीं है। वो सब सोच के फिर वो आगे बढ़े, तो अपनी जर्नी वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है पॉलिटिक्स के अंदर। एक अच्छा माध्यम मैंने आपको बताया, अपना एजुकेशन जो है उसके थ्रू वो कर सकता है, अपना जो भी पॉलिटिकल जर्नी है उसको शुरू कर सकता है। बाकी अपने विचार के तौर पे वो, और दूसरी चीज, हमेशा अगर
अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा है तो बात अलग है, और अगर बैकग्राउंड नहीं है तो आप क्या करिए, किसी एक एम्प्लॉयमेंट में कुछ जुड़िए, ठीक है, कि भाई आप किसी पार्टी के लिए कुछ वर्क करने के लिए जुड़िए, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे जुड़िए, पीआरओ के तौर पे जुड़िए, उसके किसी डिपार्टमेंट में कोई जॉब के तौर पे जुड़िए, जी हाँ, जहाँ पे आपको बड़े नेताओं के साथ काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है, उस पार्टी के बड़े नेताओं के साथ के काम करने में का मौका मिलेगा, गवर्नमेंट के साथ में काम करने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से आप अपना करियर जो है पॉलिटिक्स में स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली नेटवर्किंग करो आप ज्यादा से ज्यादा, तो इससे आपको मतलब एम्बाइब कर लेंगे आप सब चीजें। जी बिल्कुल। और एक एक विषय जो मैं अपनी ओर से थोड़ा रखना चाहूंगा, जो कि पसंदीदा विषय होता है कई सारे जो भी सुनते हैं लोग उनके लिए, कि जैसे एक एग्जांपल, कई बार लोग कहते हैं कि भैया राहुल गांधी का क्यों विरोध किया जाता है। तो राहुल गांधी का विरोध तो नहीं कहूंगा उसको मैं, लेकिन उनको क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है हर बात को लेके, क्रिटिसाइज करने का एक रीजन क्या है। तो मैं परिवारवाद वाली जो अभी बात मैंने की उसमें ऐसा है कि हमारे यहाँ पे लोकशाही है, राजाशाही नहीं है। राजाशाही में क्या होता है कि एक ही परिवार का व्यक्ति बार बार शासन व्यवस्था में आया करता है, राजाशाही में ये होता है। तो लोकशाही के अंदर ये व्यवस्था नहीं हो सकती कि एक ही परिवार का एक ही जो परिवार चलता आ रहा है, रूलिंग मतलब प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद के लिए उनको रिजर्वेशन रखा गया है। कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि हमारे ये उन्हीं के परिवार के व्यक्ति को खड़ा कर देती है कि हमारे प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, ठीक है। तो राहुल गांधी को अगर शुरुआत करनी थी तो वो कहीं किसी एक स्टेट के अंदर वो सीएम के तौर पे शुरुआत करते, मुख्यमंत्री बनते, इतने स्टेटों में उनकी सरकार बनी है, वो मुख्यमंत्री बनते, अपने आप को साबित करते। अगर वो साबित करते तो बिल्कुल जनता उनको मतलब आगे के लिए उनके बारे में कुछ सोचती। अगर वो उनका अच्छा कार्यकाल रहता 5-10 साल, वो अपने तौर पे अच्छा कुछ कर पाते। तो राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो जहाँ के सांसद बने, ठीक है, अमेठी से, खुद अमेठी का उन्होंने क्या विकास किया राहुल गांधी, जरा इसका एनालिसिस करें। तो उनके एडवाइजर कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें उनके एडवाइजर कहीं ना कहीं इस बारे में उनको गलत एडवाइस कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को खुद ही ये सोचना चाहिए, और खुद से ही इस पद के लिए खुद को, अभी तो वो योग्यता नहीं है, तो भविष्य में होगी पता नहीं होगी या नहीं होगी। लेकिन राहुल गांधी वाला जो विषय, कई बार लोग कहते हैं, मुझसे पूछते भी हैं कि राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो राहुल गांधी के बारे में मैं कुछ नहीं सोचता, पर यही सोचता हूँ कि वो जहाँ से भी चुन के आ रहे हैं तो वहां पे वो लोगों का कल्याण करें, वहां वहां पे ज्यादा ध्यान दे। वो अध्यक्ष बनने मतलब वो रिजर्वेशन वाले सीट पे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने में इंटरेस्ट ना दिखा के, जिस भी एरिया से वो चुन के आ रहे हैं उस एरिया का विकास के ऊपर वो ध्यान दे। सबसे पहले मेरा यही सोच है कि वो अपने एरिया में अपने लोगों के लिए विकास करें, और नए लोगों को, आगंतुक को, नए लोगों को, वो उनकी पार्टी में जो भी आते हैं उनको, जो युवा हैं उनको जो है वो अपॉर्चुनिटी दें। तो जैसे कि अभी आपने शायद देखा होगा, राजस्थान में सरकार आई कांग्रेस की, तो फिर से वही वहाँ मध्य प्रदेश में कमलनाथ को सीएम बनाया, राजस्थान में उन्होंने अशोक गहलोत को सीएम बनाया। सचिन पायलट इतने अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, लोग सुनते हैं उनको, समझते हैं। वो उनकी नेतृत्व में कांग्रेस के अध्यक्ष रह के उन्होंने चुनाव को जितवाया। तो खुद कांग्रेस अपने तौर पे इतनी खुद के खड्डे खोद रही है, तो वो कैसे और वहां पे वो युवा राहुल गांधी को कहती है कि प्रधानमंत्री है, यहाँ पे दूसरे युवाओं को मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहे हो, और वहां अपने बेटे को कह रहे हो कि, मतलब राहुल गांधी तो कांग्रेस के बेटे ही हैं, वो कांग्रेस के बेटे युवा जो उनके राजकुमार हैं उनको कहते हैं कि भैया ये इनको हम प्रधानमंत्री देखेंगे। तो वहां पे आप सचिन पायलट को बनाइए ना, फिर आप कहिए, या फिर खुद राहुल गांधी को बनाइए कहीं पे किसी एक स्टेट का। तो हम फिर डिसाइड करेंगे कि भाई ये कितना सक्षम व्यक्ति है, ये मतलब एक स्टेट को चला सकते हैं कि नहीं सकते हैं वो। क्योंकि हमने देखा है उन्होंने लोकसभा में के सांसद रहे तो उन्होंने कुछ विकास अमेठी का तो किया नहीं है, ये तो हम बिल्कुल तौर पे कह सकते हैं। अमेठी को उन्होंने कुछ इतना डेवलप किया नहीं है। रायबरेली से भी वो चुनाव नहीं लड़ते अब तो, ठीक है। जो उनके गढ़ थे, अगर वो परिवार के अंदर वाली बात है तो रायबरेली और अमेठी में जीते, वहां पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं राहुल गांधी के विषय में जो मुझे, आपने भी पूछा था, हम लोग बाहर जब बात हो रही थी तो हमने, तो इसीलिए मुझे लगा कि राहुल गांधी के बारे में थोड़ा सा ये बात कहना सही रहेगा। और
अमेजिंग, काफी ज्यादा इंसाइटफुल था सर। कपिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा इंसाइटफुल था। और डेफिनेटली यूथ भी बहुत ज्यादा इंस्पायर होगा आपसे, एज अ लाइक एक नई करियर अपॉर्चुनिटी, नई तो नहीं बोल सकते बट हाँ, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट बनना कोई सिखाता नहीं है ना, कॉलेज में कोई बताता है। उसके लिए तो पॉलिटिकल एनालिस्ट ही लगता है, जो बड़े मुश्किल से मिलता है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया, आपके इतने ज्यादा कार्यकाल में से निकाल के। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी सार्थक जी, और आप भी अपने तौर पे बहुत आगे बढ़े हैं, और जो भी अपना यूथ के लिए आप कर रहे हैं बहुत अप्रिशिएट है। इसी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, और आप बहुत आगे बढ़े और लोगों के लिए ऐसे ही, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, आपकी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक भाई।